हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 मेटलर्जी और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने बहुत डिटेल में समझा था व्हाट इज़ एलिंगम डायग्राम। तो उसी एलिंगम डायग्राम के कुछ यूजेस आज हम लोग देखने वाले हैं। सो यूज ऑफ एलिंगम डायग्राम फॉर सम रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेटलर्जी का, वो है कि आपको मेटल ऑक्साइड से क्या चाहिए, मेटल चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया। एक तो है थर्मल, मतलब आप जस्ट क्या कर लो, मेटल ऑक्साइड को हीट कर लो, और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट अलग अलग केस में। पहला कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मेटल ऑक्साइड के लिए अगर हम एलिंगम डायग्राम देखें मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए, तो बहुत कम टेम्परेचर पे या ऐसा टेम्परेचर जो लैब में इजीली अटेनेबल हो, उसमें जो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा जी का चेंज है वो बहुत कम टेम्परेचर पर पॉजिटिव हो जाता है, या डेल्टा जी इक्वल टू 0 वाली लाइन को क्रॉस कर जाता है। तब तो उस केस में थर्मल डिकम्पोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे मर्क्यूरी की ऑक्साइड के लिए मैंने आपको बताया। और दूसरा केस आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ये जो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो डेल्टा जी का चेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 का लाइन क्रॉस कर रहा है। ठीक होगा। सो मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, मेटल को भी तो हम अभी दूसरा वाला केस की बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। तो हम मेटल को भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। कैसे, देखिए, एनी मेटल वुड रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल विच लाइज अबव इट इन द एलिंगम डायग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने एलिंगम डायग्राम देखना है, राइट। तो अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी एक मेटल के ऑक्साइड को क्या करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं दूसरे मेटल से, तो ये तभी पॉसिबल है जब दूसरा मेटल क्या होगा, पहले मेटल ऑक्साइड के नीचे होगा, राइट। तो इसका मतलब भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज द गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ द कंबाइंड रिएक्शन वुड बिकम मोर नेगेटिव बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यही मैं जो आपको पिछले वीडियो में ने जो आपको एग्जांपल दिया था, a प्लस बी गिविंग यू सी, a प्लस बी गिविंग यू सी, c प्लस डी गिविंग यू e। तो अभी रिएक्शन क्या पॉसिबल हो सकती है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो a प्लस बी प्लस डी गिविंग यू e, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, आपके सामने क्या है, दो ग्राफ है, दो ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए ग्राफ है, एलिंगम डायग्राम। इधर आपने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पर डेल्टा जी, एक्स एक्सिस पर आपने प्लॉट किया है टी। तो देखिए, पहला जो ग्राफ है वो है क्रोमियम के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। एलिंगम डायग्राम में हमेशा आपको ऑक्साइड के फॉर्मेशन का ग्राफ ही दिखेगा, ठीक है। दूसरा है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मेशन का ग्राफ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो नीचे वाला मेटल है वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। नीचे वाला मेटल का मतलब एल्यूमिनियम, ऊपर वाला मेटल ऑक्साइड का मतलब क्रोमियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम तो क्रोमियम को रिड्यूस नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने की बात, ठीक है। तो आप देखिए, जो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, वही तो लिखा है इस लाइन में, any metal would reduce the oxide of other metal which lie above it in the Ellingham diagram। यही तो है। तो देखिए, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस नॉट क्रोमियम बट क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात हमने करनी है। तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है दोस्तों, क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा। कैसे, वो भी देख लीजिए। पहली जो रिएक्शन है क्रोमियम, अगर आप ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए लें तो मैं इस पूरी रिएक्शन को 4 से डिवाइड कर दूंगा, राइट, 3 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4/3 क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन,
और यहाँ बच जाएगा 2/3 क्रोमियम ऑक्साइड। और यहाँ जो डेल्टा जी है वो आप इस लाइन से देखेंगे तो ये करीब करीब आ रहा है 540 किलोजूल पर मोल। एक बात। दूसरी बात, दूसरी रिएक्शन के लिए देखिए, एल्यूमिनियम के लिए देखिए, इसको हमने भी 3 से डिवाइड किया तो 4/3 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन ये बना रहा है Al2O3। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो और नीचे है ये, तो ये आ रहा है करीब करीब -827 किलोजूल पर मोल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू समझने की जरूरत है कि किस तरीके से एलिंगम डायग्राम काम करता है। तो ये आप देखिए, यह है इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्शन ऐसा चाहिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट मान लीजिए मेटल और एक दूसरे मेटल का ऑक्साइड। अब मैं क्या लिखूं, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं X लिख दिया मैंने, XO, ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को लेस कर दूंगा, क्योंकि हमें क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, क्रोमियम को नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप 2 को 1 में से लेस करेंगे, 1 को 2 में से लेस करेंगे तो इधर तो देखिए एल्यूमिनियम, और जब आप इसको लेस करेंगे तो ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कैसे लिखते हैं। 4 एल्यूमिनियम और इधर बच जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ बच जाएगा क्रोमियम, यहाँ बचेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डेल्टा जी वैल्यू भी देखिए -827 था दूसरे वाली रिएक्शन के लिए, माइनस एंड माइनस अगेन, माइनस तो क्योंकि हमने 2 - 1 किया है, और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी वैल्यू ही माइनस है। तो इस पूरी रिएक्शन के लिए देखिए -287 किलोजूल पर मोल, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। अब रिएक्शन कौन सी है देखिए, रिएक्शन कौन सी है देखिए, एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन होने के बाद आपको क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है, ये रिएक्शन फिजिबल है। तो इस पूरी रिएक्शन में क्रोमियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस केस, क्योंकि उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। देयरफॉर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक सवाल और उठता है, क्या क्रोमियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? तो वैसे अगर आप प्रिंसिपल के हिसाब से देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी मेटल अपने ऊपर जो लिंगम डायग्राम में ऑक्साइड है उसी को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर तो क्रोमियम ऊपर है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड नीचे है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं दैट क्रोमियम कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसको अगर आप थर्मोडाइनेमिकली समझोगे तो आप ऐसा कर लो, 1 - 2, 1 - 2 का मतलब है 4/3 क्रोमियम प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप जो भी दो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी हैं उसमें 1 - 2 अगर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और ये रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, दैट क्रोमियम क्रोमियम इज रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू गिव एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमने तो लिख दिया। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है? तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब क्रोमियम कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर किसी भी मेटल को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हैं तो हमें ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात हमने क्या कहा, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कैसे? उसके लिए 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड दे सकता है, तो उस केस में हम डेल्टा जी चेंज किसका देखेंगे, कार्बन चेंजिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी एक रिएक्शन है। तो उसके लिए हम डेल्टा जी है कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए देखेंगे। और तीसरा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे डेल्टा जी चेंज फॉर C to CO2। तो देखिए तीनों रिएक्शन अलग अलग हैं। पहली रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, दूसरी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और तीसरी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो सकता है या
कार्बन सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकता है रिएक्शन नंबर 1 और 3, या कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकता है रिएक्शन नंबर 2 इस केस के लिए। तो केवल इनके लिए अगर आप देखोगे तो इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, ये एलिंगम डायग्राम है इनके ऑक्साइड के फॉर्मेशन का। यहाँ पर किस किस का ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, या आप ऐसा भी समझ लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्साइड जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये है, राइट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है, और आपको फिर वही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा कि दो रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी का सम है वो नेगेटिव आना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ लिखी है, द बेसिक रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोड्यूस नेगेटिव डेल्टा जी लार्ज एनफ सो दैट द सम ऑफ डेल्टा जी ऑफ टू रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव। वही तो हम इतनी देर से समझा रहे हैं। तो देखिए, जब भी रिडक्शन होगा मेटल का, तो मेटल कैसे चेंज होगा, मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज हो जाएगा। यही तो है, जैसे हमने इससे पहले जो रिएक्शन पॉसिबल हुई थी उसमें देखा था। ये वाली देख लीजिए, कौन सी थी, ये वाली। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आप देख लीजिए, इसमें मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज हुआ कि नहीं, क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमियम में चेंज हुआ कि नहीं। तो उसको हम जनरलाइज लिख रहे हैं दैट MXO चेंजिंग इनटू XM प्लस हाफ O2, ये बैलेंस करके लिख दिया गया है। तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही तो ऐसा करेगा। तो वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा, मेटल से ऑक्सीजन ले लेगा। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी हो सकता है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है, कार्बन भी हो सकता है जब ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो इन तीनों को हम लोग समझेंगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है, द रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स अवे द ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इन तीनों में से ये रिएक्शन कोई भी हो सकती है। तो आप देखिए, if at a temperature the line of 1, 2 and 3 lies below the metal oxide, then they can be used as a reducing agent। 1, 2, 3 कौन है, देख लेते हैं। 1, 2, 3 ये हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले देखा कि कोई भी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होगा अगर इसका लाइन, कौन सा लाइन, जो एलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ है वो मेटल ऑक्साइड से नीचे होगा। तो एल्यूमिनियम ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया इसलिए इस ऑक्साइड के लिए, क्योंकि ये इसके नीचे है। बिल्कुल इन तीनों के लिए भी है। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तभी काम करेंगे जब कोई मेटल ऑक्साइड इनके ऊपर होगा, राइट, एलिंगम डायग्राम में, तभी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हम देखेंगे एक बार फिर से एलिंगम डायग्राम को, तो देख सकते हैं इसमें आप देखिए, राइट। तो यहाँ आप देखिए एलिंगम डायग्राम में अगर आप केवल अभी रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर फोकस करो तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, कार्बन चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन वाली लाइन है। इससे ऊपर जो भी मेटल ऑक्साइड हैं उनको क्या कर देगा, कार्बन रिड्यूस कर देगा। ये कार्बन मोनो वाली ऑक्साइड वाली लाइन है। इससे ऊपर जो भी मेटल ऑक्साइड है सबको रिड्यूस कर देगा। और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ऊपर जो भी मेटल ऑक्साइड हैं उनको रिड्यूस कर देगा। यही तो है, यही हमने देखना है एलिंगम डायग्राम में। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इसके ग्राफ को देखो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट द टेम्परेचर 983 केल्विन। ठीक होगा, तो 983 केल्विन के नीचे देखिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो मतलब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेटल ऑक्साइड होंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और 983 से ऊपर ये काफ़ी ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कम मेटल ऑक्साइड होंगे तो ये कम को रिड्यूस कर पाएगा।
ये क्या देखें, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, बिलो 983 केल्विन बोथ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक होगा, 983 केल्विन ये है, बोथ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है। तो कार्बन का मतलब ये दोनों लाइन, ये लाइन भी कार्बन की है और ये लाइन भी कार्बन की है, ठीक हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड की है। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो इसके ऊपर जो भी मेटल ऑक्साइड होगा सबको ये क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक होगा। बट और क्या है इसमें, बट सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी मोर इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड देन कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर बिलो 983 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। अब देखिए, हमने क्या कहा कि जो कार्बन है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बट अच्छा, अगर इन दोनों में से कंपेयर करना पड़ेगा कि अच्छा कौन है, तो अच्छा का मतलब है जिसके लिए डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव होगा वो। तो 983 से नीचे देख लीजिए, ऊपर देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, 983 से नीचे देख लीजिए। तो यहाँ सबसे नीचे जो लाइन होगी वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे नीचे ये वाली जो लाइन है ये वाली है, CO चेंजिंग इनटू CO2। इसका मतलब है 983 से नीचे अगर आप रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द बेस्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसी का रिडक्शन करेगा, मतलब जो ये ऑक्सीजन ले रहा है CO+O, वो जो प्लस O, वो जो ऑक्सीजन है वो किसी मेटल ऑक्साइड से लेगा, ठीक है। तो बाकी दो लाइनें इससे ऊपर हैं। सो बिलो 983 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये बात होगी। बट अगर आप 983 केल्विन से ऊपर जाते हो तो देखिए क्या चेंज हो रहा है। 983 से ऊपर अगर आप जाते हो तो देखिए ये कार्बन वाली लाइन बहुत नीचे आ गई है। तो सीधे सीधे अगर हम वर्ड्स में कहें, जो लाइन जितना नीचे होगा इस ग्राफ में वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सीधी सी बात है। सो अबव 983 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होगा अबव 983 केल्विन, एंड हेंस इट्स ऑक्सीडेशन टू CO2 इज लेस रैपिड देन C2CO2। और ऐसा है भी, आप देखिए CO का जो CO2 में चेंज होना है वो देखिए काफ़ी क्या है, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट नीचे आने पर इसके लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा जो नीचे होगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो ऑक्साइड फॉर्मेशन का ग्राफ, वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो देयरफॉर अबव 983 कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, बिलो 983 जो कार्बन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, इसलिए वो बेटर क्या होता है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बट अबव 983 केल्विन कार्बन ज़्यादा इजीली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, इसलिए वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो ये जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ये है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, या इसी में हमने देखा एलिंगम डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एक और चीज़ इसमें आती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल में देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स वाले चैप्टर में कि जो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, जो E0 सेल है वो पॉजिटिव आना चाहिए तभी सेल रिएक्शन पॉसिबल होगा, या E पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा G0 और E0 में ये रिलेशन होता है। तो E0 अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा G नेगेटिव होगा। तो डेल्टा G नेगेटिव होने का मतलब है E0 पॉजिटिव, E0 पॉजिटिव होने का मतलब है डेल्टा G नेगेटिव। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को हम E0 के टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो ये कहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू E0 वैल्यूज ऑफ अ रिडॉक्स सिस्टम corresponds टू अ पॉजिटिव E0 वैल्यू एंड कॉन्सिक्वेंटली डेल्टा G नेगेटिव वैल्यू, देन रिएक्शन वुड बी पॉसिबल। और रिएक्शन वुड बी पॉसिबल होने का मतलब है
the less reactive metal will come out of the solution and more reactive metal will go into the solution. तो यह सिंपल सी बात है, ये हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है उससे रिलेटेड है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि वेदर रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। तो आप देखिए आयरन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है इतना -0.44 वोल्ट Fe2 पॉजिटिव के लिए। कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये एरो यहाँ होने चाहिए थे, वो इतना है। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का 2 - 1 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 कैसे होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ Cu2 पॉजिटिव, ये जब माइनस होगा तो ये इधर आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में और ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Fe, ये चेंज होके देगा आपको Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक होगा। और यहाँ E0 वैल्यू होगी 0.78 वोल्ट। सो Fe प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu, तो E0 होगा 0.78, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया 0.34 माइनस 0.44 किया, तो ये 0.78 आ गया। इसका मतलब है E0 पॉसिबल है, सॉरी पॉजिटिव है, और E0 पॉजिटिव होने का मतलब है दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है। और ये रिएक्शन फिजिबल है, इसका मतलब क्या है कि जो Fe है वो Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस कर सकता है, यही तो हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप रिएक्शन देखेंगे Fe प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये देगा आपको Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आयरन है वो Cu2 पॉजिटिव को Cu में रिड्यूस कर सकता है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, Cu2 पॉजिटिव कम रिएक्टिव है कंपैरेटिवली। तो यही कहा था कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है दैट विल कम आउट ऑफ द सोल्यूशन, तो Cu रिड्यूस हो गया, डिपॉजिट हो गया, आ गया, जबकि आयरन किस फॉर्म में चला गया, आयरन की फॉर्म में चला गया, राइट। ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन के लिए आपको पता है कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए आपको पता है 0 होता है, राइट। हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए पढ़ा है। तो हाइड्रोजन को भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है। तो इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए 0 है, इस रिएक्शन के लिए अगर आप E0 निकालोगे तो ये आएगा 0.34 वोल्ट, ठीक होगा। तो क्योंकि इसके लिए क्या था 0.34 था कॉपर के लिए। सो दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब आप हाइड्रोजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। जिंक को हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंक के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमने देखा है वो कितना है -0.76 वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए तो आपको पता है कितना है, हाइड्रोजन के लिए है 0। तो अगर आप इस रिएक्शन में हाइड्रोजन से इसको रिड्यूस करना चाहोगे और वैसे जैसे हमने पहले निकाला था, तो यहाँ पर -0.76 आपको E0 मिलेगा, वो कि पॉसिबल नहीं है। वैसे भी अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन से नीचे है, राइट। सो द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज इजियर इफ द मेटल इज फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। क्या कह रहे हैं कि अगर आप मेटल ऑक्साइड का क्या करना चाह रहे हो, रिडक्शन करना चाह रहे हो, तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन ईजियर हो जाएगा अगर रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे हो रही है उस टेम्परेचर पे मेटल किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और उसके लिए मैंने आपको क्या बताया वो मैं पहले बता चुका हूँ। इन द लिक्विड स्टेट डेल्टा एस इज हायर। डेल्टा एस इज हायर का मतलब है जो रेंडमनेस है वो ज़्यादा होती है। सो टी डेल्टा एस इंक्रीजेज वाइल डेल्टा एच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो दैट डेल्टा जी वुड बिकम नेगेटिव एंड द रिएक्शन वुड बिकम ईजियर, ठीक होगा। तो ये अगर क्या है बढ़ता है, और ये मान लीजिए ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये -20 पहले से ही है, और ये पहले कितना था, ये पहले था
प्लस 30, ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा -50, ठीक होगा। ये और बढ़ जाता है टी डेल्टा एस, ये कितना हो जाता है 50 हो जाता है, टी डेल्टा एस ये हो जाता है 50। तो आप देखिए ये अभी -70 हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर रिएक्शन के टेम्परेचर पर जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है तो रिएक्शन ज़्यादा ईजियर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ द मेटलर्जी। तो एक और लास्ट लेक्चर इसमें बच जाएगा, वो हम अगले बार कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 4 ऑफ द मेटलर्जी। और इसमें हमने देखा जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है वो हमने देखा, और हमने देखा कि अलग अलग मेटल या कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।